नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे सीटेट में जो 30 नंबर ईवीएस से आने वाले हैं। तो ईवीएस की जो है प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है हमारे क्लास के द्वारा, और आप लोग इस क्लास से जुड़े रोज और अपने तैयारी को और मजबूत करें, सुदृढ़ करें। रोज रोज आप क्लासेस को लें और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एकदम समझ लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इस क्लास में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक। और क्लास को पूरा एकदम देखिए, उसके बाद फिर आगे की बात हम करते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, नारियल की चटनी है? देखिए, हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं सब अलग अलग चैप्टर से हैं। ठीक है, अलग अलग चैप्टर से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से ले लिया उसमें कई क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, पहला भोजन से संबंधित है कि हमारे देश के ऐसे किन दो कौन से राज्य हैं जिनका सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, नारियल की चटनी है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तेलंगाना, गुजरात, और डी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, सबको अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सटीक बैठता है। ठीक है। हमारा ऑप्शन डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डोसा, सांबर, वड़ा, ठीक है, ये सारे भोजन हैं। आप केरल का भी ले लीजिए। ठीक, ये सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। चलते अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई या महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? पहला है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब देखिए, इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अगर है, समझ लीजिए कोई है, हम हो, आप हो, हम मुंबई या महाराष्ट्र से हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित जो प्रदेश है तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करते हैं। मतलब कि जो चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहां तक मुंबई से लेकर हम चंडीगढ़ तक जाते हैं रेल के द्वारा, जो सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर, मतलब रेलगाड़ी से अपनी यात्रा को करते हैं। तो जब हम महाराष्ट्र से चंडीगढ़ तक जाते हैं तो ऐसे कौन कौन से राज्य हमें बीच में मिलते हैं या फिर जो राज्य नहीं मिलते हैं, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कौन सा राज्य जिससे गुजर कर हमें नहीं जाना होगा। तो पहला हो जाएगा हरियाणा, दूसरा हो जाएगा पंजाब, तीसरा हो जाएगा राजस्थान, और चौथा होगा गुजरात। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं। गुजरात ये होगा ही होगा। ठीक। राजस्थान होगा। ठीक है। हरियाणा भी होगा। लेकिन ये जो पंजाब है, पंजाब नहीं होगा। ठीक है। पंजाब नहीं होगा और सारा हो जाएगा। ठीक। चलते हैं आगे। देखिए, वो आपको मैप के द्वारा समझना होगा, अगर आपको आप मैप आता हो। वैसे अब आगे की क्लासेस में हम कोशिश करेंगे आपको सब बताने की। ठीक है। इस क्लास को आप लोग देख लीजिए, बस हम आपको समझा रहे। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को जो है बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। देखिए, इसमें ऐसे कौन से दो जानवर हैं जिनके जो है दांत जो है भाई उनकी वृद्धि बहुत ज्यादा होती है उनके दांतों की, तो वो अपने दांतों की वृद्धि को
रोकने के लिए लंबा ना हो पाए, उसके वजह से वो वस्तुओं को कुतर देते हैं, काट देते हैं। ऐसे कौन से दो हैं? छिपकली और गिलहरी? नहीं। छिपकली और कछुआ? बिल्कुल नहीं। चूहा और गिलहरी? सांप और गिलहरी? देखिए यहाँ पे सांप आ गया तो ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा आ जाता है चूहा और गिलहरी। एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ठीक है। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये जिला किस राज्य में आता है? ये जो कन्नौज जिला है वो हमारे भारत देश के किस राज्य में आता है? और उसकी विशेषता यही है कि कन्नौज में इस यहाँ पे इत्र प्रसिद्ध है, इसे इत्र नगरी कहते हैं। तो एकदम बिना सोचे समझे कन्नौज हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। ठीक। चलते हैं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बालूदीन, राजस्थान, आबू धाबी, अफगानिस्तान। अब देखिए रेत के टीले जो हैं एकदम आबू धाबी और अफगानिस्तान में होते हैं। देखिए दोस्तों सारे जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन आपके एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम परीक्षा के एकदम दृष्टिकोण से लिए गए हैं। एकदम सोचना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन को आपको देखना है, बार बार देखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है ये क्लास। देखिए भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। भोपाल जो है बेंगलोर के ठीक उत्तर में है। हाँ ठीक है। तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में। एकदम ठीक है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दशा कहाँ कौन सी होगी? गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा कौन सी होगी? देखिए ये हम आपको बता दें कि इसने बोला कि भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में। ठीक है। मध्य प्रदेश ऊपर है, बेंगलुरु नीचे है। ओके। और ये जो गांधीनगर है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा बीच में रहता है और गुजरात हमारा इस साइड एकदम पश्चिम में है, तो उसने एकदम सही बोला है कि ये जो भोपाल है इसके ठीक पश्चिम में गांधीनगर पड़ेगा। एकदम 100% सही। तो आगे क्या बोलता है कि ये जो गांधीनगर है हमारा एकदम पश्चिम में है, वो बेंगलुरु इसके सापेक्ष कौन सी दिशा में है? ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है, तो ये दक्षिण पूर्व में होगा। एकदम सही बताया है इसने, दक्षिण पूर्व में होगा। गांधीनगर के सापेक्ष, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन चुनिए। ये ब्रांज जो है इसका यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन है, इनको पढ़ें और समझें और ब्रांज के बारे में सही क्या बोला है चारों ऑप्शन में उस पे ध्यान देना है। पहला, यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है। यह एक यौगिक है। यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। यह कॉपर और जस्ता का संभागी मिश्रण है। तो देखिए इसका आंसर एकदम एकदम बिना सोचे समझे ऑप्शन ए, यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। टीन और जस्ते के मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। ठीक। ठीक। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता। सेब, मुरब्बा, दूध, पनीर, कच्चा आम, अचार, दाल, पापड़। अब देखिए ये जो दूध जो है, सेब का हम मुरब्बा बना सकते हैं। ठीक है। कच्चे आम से अचार बन सकता है। दाल से हम पापड़ बना सकते हैं। लेकिन ये दूध जिसे संरक्षण करना है, देखिए इसको संरक्षण करना है कि सेब का अगर हम मुरब्बा बना के इसको हम सेब को संरक्षण कर सकते हैं। कच्चे आम का हम अचार अगर बना दें तो उस आम का संरक्षण हो सकता है अचार के बनाने से। ये दाल है, दाल को हम जो भी क्रिया करके अगर पापड़ बना देते हैं उसका, तो ये हमारा संरक्षित हो जाता है। लेकिन अगर दूध का और लंबे टाइम तक, देखिए ऐसा भी है, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर दूध का पनीर बन जाएगा, नो डाउट बन जाएगा, लेकिन संरक्षण ये नहीं सही हो पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे।
हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? वो कौन सी जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं? वो बड़े बड़े ये तिकोने टेंट होते हैं, उनके रहने का स्थान जो होता है, जो जगह होती है, तो वो जो जिस चीज के बने होते हैं वो एकदम तीन कोने की तरह होते हैं, टेंट की तरह होते हैं, और उनको हम रेबो कहते हैं। और जानवरों को रहने का स्थान जो है, लोगों मतलब जहाँ मनुष्य के रहने का स्थान है, उसे हम रेबो बोल दिए, ठीक। अब वही, अगर जानवरों के रहने का स्थान की बात हम करें तो उसी को हम लेखा बोलते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इस पे आप एकदम बहुत ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है जम्मू कश्मीर, डी है लेह लद्दाख। तो ये जो रेबो और लेखा जो है, ये हमारे लेह लद्दाख में है, ठीक है, लेह लद्दाख में। चलिए, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? एकदम सोचना समझना कुछ नहीं है, ऑप्शन सी लगा देना है। ओके, चलते हैं। नीचे दिए गए उस तीन राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। देखिए, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हाँ, और केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। देखिए, केरल तो यहाँ आ जा रहा है, एकदम सही है। हाँ, यहाँ पे गुजरात आ जा रहा है, ये भी सही है। आपका इसमें गुजरात आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, ये भी सही है। सब में ऑप्शन एक दो ऑप्शन आपके सब में है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए एकदम सही है, क्योंकि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सारे जितने भी हो जाएंगे हमारे, ये सब जो है अरब सागर के समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक। चलते हैं आगे। छऊ नृत्य किस राज्य की सामान्य लोगों का नृत्य है? छऊ, छऊ किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़। देखिए, बेसिकली इसको हम झारखंड, पश्चिम बंगाल सबसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। चलते आगे, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। ठीक है, ये देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक बच्चों का वातावरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। एक ईवीएस की कक्षा का जो शिक्षक ईवीएस पढ़ा रहा है के रूप में उसको आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? विद्यार्थियों की रिपोर्ट कार्ड बनाना है, उसमें उनके कौशल और दक्षता के स्तर का विवरण देना है कि कौन सा स्टूडेंट में कितने स्किल्स हैं, वो कितना योग्य है किस चीज में, उसकी दक्षता कितनी है, उसके स्तर का विवरण देना है किसी रिपोर्ट कार्ड में, फाइल में। तो उसमें जो है कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? विवरणात्मक रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा अक्षरों में ग्रेड, क्रम निर्धारण और मापनी संख्याओं में ग्रेडिंग। तो इसका विवरणात्मक रिपोर्ट एकदम सटीक हो जाएगा, ठीक है, एकदम विवरणात्मक रिपोर्ट। सबका एक एक विवरण लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देंगे, ठीक है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर एकदम 100% हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। देखिए, 16वां क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा इन चारों में से कौन सी है? तो हमको देखिए, इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का
जीव समुदाय हैं, मनुष्य हो गए, जीव जंतु जो भी हैं, उनके वातावरण का कैसे संतुलित, किस चीज से संतुलित हो रहा है, हर चीजों को वही जो है उसका समुदाय, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स प्रेयरी, पंपास। देखिए, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंपास। ये सारे शीतोष्ण घास प्रदेश के मतलब ये घास है। ठीक है, ये शीतोष्ण घासें हैं, लेकिन पंपास शीतोष्ण नहीं है। इस तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? एकदम पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में, एकदम पश्चिमी घाट में शोला घास हो जाएगी। बी पूर्वी घाट, हिमालय, ये सारे गलत हो जाएंगे हमारे। पश्चिम में शोला घास एकदम मैदान है, शोला। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कवक। हाँ, कवक जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए, यही सारी चीजें हो जाएंगी। ये सब फालतू के ऑप्शन है। हमारा मेन ऑप्शन है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है इसमें? हमारा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जैविक, अपघटक में ये हमारे तीनों ऑप्शन एकदम सटीक बैठते हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। मानव पर्यावरण संबंध संकल्पना है ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, इनमें से सभी। तो मानव पर्यावरण संबंध जो है एकदम जो है धनात्मक होगा। मानव पर्यावरण संबंध संकल्पना धनात्मक हो जाएगा। ठीक, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो एकदम इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 10%। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% स्थानांतरित होता है। ओके दोस्तों, चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा, टुंड्रा। जो है कि ये रेडियर जो है ये हमारा टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। किसपे? टुंड्रा प्रदेश में। चलते हैं और हाँ, 26वां क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का संकेंद्रित करता है। किस चीज में संकेंद्रित करता है? जैसे पर्यावरण हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है कक्षा में, तो उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए पर्यावरण अध्ययन हमारा जो टॉपिक होगा, उसमें कोई भी टॉपिक होगा, उसमें सारी चीजें स्पष्ट करने के लिए कविता, कहानी, कथन का प्रयोग जो है उचित दिशा में बच्चों की किस ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। जब इन सारी उदाहरणों से, कविताओं, कहानियों, सारी चीजों से हम जब बच्चों को कनेक्ट करते हैं, तो वो जो है वो ऊर्जा का संकेंद्रित करता है। अब देखिए ये ऑप्शन जो दिया है वो क्यों, किस लिए करता है, यही चीज इसमें ऑप्शन में बताया है कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता का
विकास करने में मदद करता है। ठीक है। बच्चों में विद्यमान क्या होगा? बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता का ध्यान को ओह सॉरी, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसको थोड़ा सा हम बाद में देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया है, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें हम दिए नहीं है। इसके लिए सॉरी। ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। ठीक है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो ये क्यों किया गया है? ठीक है। ये क्यों किया गया है, यही चीज इसमें पूछ रहा है कि ये चीजें क्यों है। जो हमारा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और वो संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। सब कुछ नहीं होगा, हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं ये और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका एकदम सटीक आंसर आपके सामने हो गया है। ठीक है। चलते हैं आगे। क्या है? निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होगा या होना चाहिए? सहभागिता होना चाहिए, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। ठीक है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। ठीक है। आप देखते हैं कितने लोग को आता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। ओके। अब चलते हैं हम 29वें पे। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, जिसको भी आता है आप लोग उत्तर दें उसका। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो हैं वो बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो शिक्षक का वो उद्देश्य क्या रहता है? बच्चे को ये सब बनाना, दिखाना, समझना, समझाना। इसमें शिक्षक का क्या उद्देश्य है कि बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना। एकदम सही हो जाएगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना। एकदम सही होगा। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। एकदम सही होगा। मतलब कि ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी, ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा ये लास्ट, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है? ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से अमूर्त, वैश्विक से स्थानीय। तो देखिए इसका आंसर एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे और उससे पहले आपको याद दिलाएंगे फिर से कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। और अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं एकदम लाइक का बटन दबा देंगे और दोस्तों में एकदम से शेयर कर देंगे। ठीक है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।